हेलो बच्चों, माई सेल्फ के गर्ग। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बेटा चैप्टर वेक्टर। वेक्टर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है फिजिक्स का बेटा। 10th तक आप लोगों ने वेक्टर नहीं पढ़ा था तो बड़ा सिंपल थी चीज़ें, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू दी होती थी क्वांटिटीज़ को ऐड करते थे या फिर सब्ट्रैक्ट करते थे। बट वेक्टर चैप्टर जब आप लोगों ने पढ़ा तब आपको डायरेक्शन का रोल पता चला, डायरेक्शन कितनी इंपॉर्टेंट है ये पता चला। यहाँ पर एक आप डायग्राम देख रहे हैं, एक पिक्चर देख रहे हैं जिसमें एक लेडी एक चौक के ऊपर खड़ी है और वहाँ पर उसको नहीं पता किधर जाना है। तो इस लेडी के लिए बेटा उसको ये तो पता है, मान लो कि 10 किलोमीटर आगे जाना है, बट किस तरफ 10 किलोमीटर जाना है अगर इसको ना पता हो तो इसको समझ में आएगा कि डायरेक्शन कितनी इम्पॉर्टेंट है। इस तरीके से बेटा जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं फिजिक्स में डिफरेंट चैप्टर्स में, तो वेक्टर की क्वांटिटी की जो डायरेक्शन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो लेट अस स्टार्ट विद द वेक्टर बेटा। सारे के सारे इसके जो हमारे पास इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं वो हम इस चैप्टर में रिवाइज करेंगे। पंजाबी बंदा हूँ इसलिए बार बार सारे वर्ड यूज़ कर लेता हूँ। सारे वर्ड इज सभी, हम इस चैप्टर में सभी फॉर्मूलाज रिवाइज करेंगे। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। फिजिकल क्वांटिटी बेटा, फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर क्वांटिटीज जिनकी सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, मैग्नीट्यूड मीन्स जिनकी वैल्यू होती है, ठीक बात, जैसे मास, टाइम, टेम्परेचर, डिस्टेंस, स्पीड। डायरेक्ट वेक्टर बेटा, वेक्टर ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनकी मैग्नीट्यूड होती है बेटा, साथ में डायरेक्शन होती है, एंड सिर्फ यही दो सफिशिएंट नहीं है। अगर आप वेक्टर पढ़ने के बाद किसी को ये बोलें कि वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है और आप बोलें कि जिसमें मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो, तो आपकी डेफिनेशन गलत हो जाएगी बेटा। साथ में इट शुड ओबे द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। अगर हमें किसी क्वांटिटी को वेक्टर कहना है तो मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है एंड ओबे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन होना चाहिए, देन ओनली क्वांटिटी इज कॉल्ड वेक्टर। कंप्लीट डेफिनेशन इसी तरीके से आएगी। कौन कौन सी क्वांटिटीज हैं बेटा? एग्जांपल्स हैं फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ये हमारे पास इसकी एग्जांपल्स हैं, ठीक बात। कुछ ऐसी क्वांटिटीज भी होती हैं जो ना तो प्योरली स्केलर हैं और ना ही प्योरली वेक्टर हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक करंट बेटा, यहाँ पर आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट, इट इज़ नाइदर प्योरली स्केलर नॉर वेक्टर। इसकी मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, बट इट डू नॉट ओबे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। करंट अगर एक वायर में जा रहा है, दो वायर से करंट आ रहा है, तो इधर से 3 एम्पियर, इधर से 4 एम्पियर, तो हमें इसे कह देते हैं 7 टोटल। सम इसका अलजेब्रिक वे में ही हो रहा है बेटा। ओके, रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? ग्राफिकली वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है विद एन एरो। एक एरो के साथ हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। एरो का जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसे हम कहते हैं टेल, इनिशियल और स्टार्ट पॉइंट। टेल रिप्रेजेंट इनिशियल एंड स्टार्ट पॉइंट। हेड बेटा, जिस तरफ ये एरो साइन बना होगा, हेड बेटा, हेड रिप्रेजेंट फाइनल एंड एंड पॉइंट। तो जब भी आपने ऐसे एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया तो बाय डिफॉल्ट इट इज इनिशियल एंड दिस इज अ फाइनल पॉइंट, रिमेंबर इट। समटाइम बच्चे इस बात को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। This vector means A to B, this vector means B to A। Initial position and final position का ध्यान हमें रखना है। Then length of the vector, ये जो length है एरो की, it represents magnitude। इन जनरल जब हम वेक्टर ड्रॉ करते हैं तो इस लेंथ का ज़्यादा ध्यान नहीं रखते हैं, बट ग्राफिकल मेथड में या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चन हमारे पास आ जाते हैं जिसमें हमें लेंथ को देखकर ही उसकी मैग्नीट्यूड के बारे में आइडिया लगाना पड़ता है। सर्कुलर मोशन में कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको दिखाई देते हैं बेटा। मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? अगर एक लेटर है, अल्फ़ाबेट है, उसके ऊपर एक एरो का साइन बना है तो ये वेक्टर रिप्रेजेंट करता है। या फिर एक बोल्ड लेटर, एक बोल्ड अल्फ़ाबेट हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करेगा बेटा? बोल्ड लेटर हमें क्या रिप्रेजेंट करता है? वेक्टर। अगर आप बुक्स देखेंगे तो उसमें बहुत बार बोल्ड लेटर को यूज़ किया जाता है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। मैग्नीट्यूड इज सिंपली रिप्रेजेंटेड बाय दिस 2 बार्स और मॉडुलस और सिंपल अल्फ़ाबेट लेटर। तो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है बेटा। देन आफ्टर वर्ड डायरेक्शन,
ए कैप, डायरेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस कैप, लेटर ओवर दिस कैप, इसे प्रोनाउंस किया जाता है ए कैप से बेटा। इट इज़ आल्सो नोन एज यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। आगे जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हम इसके बारे में फिर पढ़ेंगे। एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर ली है, फोर्स हमने लिखा है 10 न्यूटन टूवर्ड ईस्ट बेटा, 10 न्यूटन टूवर्ड ईस्ट। अब इसमें से मैग्नीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड है बेटा 10 न्यूटन एंड डायरेक्शन क्या है? ईस्ट। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो डायरेक्शन है, यूनिट वेक्टर जो है, इट रिप्रेजेंट डायरेक्शन, और डायरेक्शन की कोई यूनिट्स नहीं होती। नाम इसका है यूनिट वेक्टर। यूनिट मीन्स जिसकी मैग्नीट्यूड 1 यूनिट हो, बट इट हैज़ नो यूनिट्स, मीन्स ना तो न्यूटन, ना मीटर पर सेकेंड, ना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कोई यूनिट नहीं है, मेजर नहीं कर सकते, सिर्फ बता सकते हैं कि ये किस तरफ होगा। तो यूनिट वेक्टर हैव मैग्नीट्यूड 1 एंड डोंट हैव यूनिट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा इसके ऊपर बेस्ड, जहां पर आप देखेंगे इसके डिफरेंस में जो बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर बेटा, बहुत सारे टाइप्स हैं। कोलिनियर वेक्टर जो एक ही लाइन में एक्ट कर रहे हो बेटा, कोलिनियर वेक्टर्स हैं। पैरेलल वेक्टर विच हैव सेम डायरेक्शन, which have same direction. Anti-parallel vector which are in opposite directions. Equal vector, equal vectors कौन से होते हैं बेटा? These are very important. अगर हम दो vectors को equal कह रहे हैं, it means इनकी magnitudes भी बराबर होंगी और इनकी directions भी बराबर होंगी। Parallel vector के लिए directions बराबर होंगी बेटा, but magnitude may or may not be equal. पैरेलल वेक्टर में अगर मैग्नीट्यूड भी बराबर हो जाए तो वो इक्वल बन जाएंगे, बट पैरेलल वेक्टर में डायरेक्शन सेम होंगी बट मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकती हैं। हम इसको बाद में भी लिखेंगे, तो हम सिंपली लिख सकते हैं ए वेक्टर इज इक्वल टू m टाइम्स बी वेक्टर, क्योंकि मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या है, कुछ एक न्यूमेरिकल फैक्टर होगा। मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है तो एक न्यूमेरिकल फैक्टर आएगा, डायरेक्शन सेम है, तो सिंपली मैं एक वेक्टर को क्या लिख सकता हूँ, ए वेक्टर m टाइम्स बी वेक्टर। क्यों बेटा? क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो एक वेक्टर किसके बराबर होता है, इसकी मैग्नीट्यूड एंड इसकी डायरेक्शन। तो b को क्या लिखा जा सकता था, b को लिखा जा सकता था b मैग्नीट्यूड b डायरेक्शन। अब ये हमारे पास डायरेक्शंस तो सेम है, b को लिख दिया m टाइम्स a और डायरेक्शन सेम होने से हमने m, तो हमने क्या लिख दिया m टाइम्स a वेक्टर। तो ये दोनों वेक्टर, अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो उनके बीच में एक फैक्टर आ जाएगा। अगर ये m नेगेटिव हो जाए तो वेक्टर्स को हम कह सकते हैं एंटी पैरेलल। ये हम बेटा लास्ट में भी देखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट की एप्लीकेशन में, बट अभी से आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं। इसके बाद बेटा नेगेटिव ऑफ वेक्टर का मीन्स क्या है, उसकी मैग्नीट्यूड बराबर हो बट डायरेक्शन ओपोजिट हो, बट डायरेक्शन ओपोजिट हो तो नेगेटिव वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर, जैसे ये एक शीट है जिस पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ बेटा, जैसे एक शीट है बेटा ये जिसके ऊपर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, इस शीट में जितने भी आप वेक्टर्स ड्रॉ करेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, कोप्लेनर। यूनिट वेक्टर अगेन इंपॉर्टेंट है बेटा, मैग्नीट्यूड कितना है 1 एंड हैज़ नो यूनिट, हैज़ नो यूनिट। इतनी सी बात आपको लिखनी है। ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा, ये सारे शॉर्ट नोट्स हैं। जो +1 में बच्चे हैं जो मुझे वीडियो देख रहे हैं, +1 में हैं अभी, तो वो इस तरीके से अपने शॉर्ट नोट्स बनाएं सभी चैप्टर्स के। ये काफ़ी हेल्पफुल होते हैं एट द एंड रिवीजन के टाइम पे। और जो बच्चे रिवीजन के टाइम पे देख रहे हैं तो इन बातों का खास ध्यान रखेंगे। कुछ बातें हैं जो इंपॉर्टेंट आप लिख सकते हैं। जीरो वेक्टर बेटा, जीरो वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड क्या होती है 0 एंड डायरेक्शन क्या होती है बेटा इनडेफिनेट, कोई डेफिनेट डायरेक्शन नहीं है, या फिर कुछ बुक्स में लिख देते हैं इनफाइनाइट डायरेक्शन। एक ही बात है, कोई डिफाइंड डायरेक्शन नहीं है। एक्सियल वेक्टर बेटा, एक्सियल वेक्टर को स्यूडो वेक्टर भी बोलते हैं, एक्सियल वेक्टर को स्यूडो वेक्टर भी बोलते हैं। और जो भी हमारे पास रोटेशनल वेक्टर थे, टॉर्क हो गया, एंगुलर वेलोसिटी हो गई, एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया, दीज ऑल आर एक्सियल वेक्टर विच एक्ट अलोंग एन एक्सिस। एक एक्सिस के अलोंग लगेंगे जिनका कोई स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट नहीं है, हम इन्हें ड्रॉ नहीं कर पाते, हम इनको एक एरो के साथ ड्रॉ नहीं कर पाते, हमेशा एक कर्व्ड एरो के साथ इसे ड्रॉ किया जाता है विच रिप्रेजेंट इट्स डायरेक्शन। ओके, फिर है बेटा पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या है, किसी पॉइंट के किसी पॉइंट का वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर।
जिसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो, ओरिजिन हो, तो हम उसे पोजीशन वेक्टर बोल देते हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बेटा सिंपली इट इज़ अ पोजीशन वेक्टर बिट फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन। तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, दिस इज द वेक्टर बिटवीन टू पोजीशंस, दो पोजीशंस के बीच के वेक्टर को हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोल देते हैं। फिर बेटा हम लोग डिटेल में थोड़ा पढ़ लेते हैं यूनिट वेक्टर के बारे में। यूनिट वेक्टर क्या है बेटा, जैसे कि हमने अभी अभी लिखा था, एक वेक्टर को क्या लिखा जा सकता है, और वेक्टर इज इक्वल टू ए कैप। तो यूनिट वेक्टर को क्या लिखा जा सकता है बेटा, वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर बेटा, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर कौन कौन से हैं आप सब जानते हैं बेटा। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है आई कैप, वाई एक्सिस के अलॉन्ग है जे कैप, एंड जेड एक्सिस के अलॉन्ग है के कैप बेटा। सेम वे में माइनस एक्स के अलॉन्ग माइनस आई, माइनस वाई के अलॉन्ग माइनस जे, एंड माइनस जेड के अलॉन्ग माइनस के हमारे पास हो जाता है बेटा। क्लियर बात, ओके। अब अगर हम देखें बेटा अलॉन्ग विद दिस एक्स वाई जेड एक्सिस, हमें कुछ और डायरेक्शंस की भी ज़रूरत पड़ती है। अगर आप क्वेश्चंस देखेंगे तो एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ साथ हम लोग डील करते हैं ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ के साथ। तो इन जनरल ये कोई फिक्स नहीं है, आई जे के कैप आप किसी भी डायरेक्शन में मान सकते हैं। इन जनरल हम ईस्ट की तरफ लेते हैं आई कैप, नॉर्थ की तरफ जे कैप, वेस्ट की तरफ माइनस आई, साउथ की तरफ माइनस जे। ये जो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ होता है बेटा, ये हमारे इस प्लेन में है, ग्राउंड के प्लेन में जहाँ पर हम चल रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास डायरेक्शन क्या बची, वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड बेटा। तो वर्टिकली अपवर्ड हम लोग कहते हैं प्लस के कैप और आउट ऑफ द प्लेन, नेगेटिव के कैप को हम कहते हैं डाउनवर्ड और इनटू द प्लेन। एक्सप्रेशन देखिए, इन टर्म्स ऑफ आई जे के कैप हम एक वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं। अगर ये हमारे पास कोई वेक्टर है, अगर हम ये वेक्टर लिखना चाहते हैं तो यहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं, x की तरफ ए एक्स जाकर, y की तरफ ए वाई और z की तरफ ए जेड। तो इस रिजल्टेंट को हम कैसे लिख लेते हैं, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप। इसकी मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगी बेटा, रूट ए एक्स का स्क्वायर, रूट ए वाई का स्क्वायर, ए जेड का स्क्वायर। अगर ये क्यूब होता, सभी साइड्स बराबर होती बेटा, सभी साइड्स बराबर होती, डायगोनल की वैल्यू क्या आ जाती बेटा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दिस इज रूट 3a। तो डायगोनल ऑफ क्यूब, बॉडी डायगोनल ऑफ क्यूब की वैल्यू क्या आएगी बेटा, बॉडी डायगोनल ऑफ क्यूब की वैल्यू क्या है, 3a। इसे याद रखिएगा, जो स्क्वायर का डायगोनल होता है उसका रूट 2a, बट बॉडी डायगोनल ऑफ क्यूब इज रूट 3a। यूनिट वेक्टर कैसे लिखा जा सकता है बेटा, वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। गेटिंग माई पॉइंट। अभी हमारे पास देखिए एक क्वेश्चन है, इस वीडियो को बेटा यहाँ पर पॉज करिए और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं लेना, आपको सिर्फ 30 सेकेंड्स में आपको इसका आंसर सोचना है और फिर वीडियो को प्ले करना है। मैं नहीं रुकूंगा, इतना टाइम नहीं है, वन शॉट वीडियो है, हमें इस चैप्टर में इसे इस 1 घंटे में हमें इसे निपटाना है बेटा। फटाफट से नोट कर लेंगे। चलिए, भी मुझे लगता है आप लोगों ने वीडियो अगर प्ले की है वापस से तो इसका आंसर सोच लिया होगा। पहले का बेटा अगर हम इसकी मैग्नीट्यूड देखें, यूनिट वेक्टर फाइंड करना है तो मैग्नीट्यूड क्या होती है 1, इसकी मैग्नीट्यूड कितनी आ गई रूट 2, तो इसके बारे में तो सोचना ही नहीं है, ये तो है नहीं। इसकी मैग्नीट्यूड अगर हम देखें बेटा तो क्या है 1/√2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर, क्या बन रहा है बेटा, दिस इज रूट 1/2 प्लस 1/2। मैग्नीट्यूड 1 आ गई है तो क्या ये यूनिट वेक्टर है, बहुत सारे बच्चे इसे यूनिट वेक्टर मार्क कर देते हैं कि मैग्नीट्यूड 1 आ गई है यूनिट वेक्टर है बेटा। बट यहाँ पर क्या लगी हुई हैं, यहाँ पर क्या लगी हुई है बेटा, यूनिट्स। यूनिट वेक्टर डज नॉट हैव एनी यूनिट, यूनिट वेक्टर डज नॉट हैव एनी यूनिट। इसकी मैग्नीट्यूड 1 है बट स्टिल इट हैज यूनिट, तो ये यूनिट वेक्टर नहीं कहलाता। इसके ऊपर जेईई एडवांस में मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन में एक बार ऑप्शन आई थी, ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। नीट में, जेईई मेन में कभी भी पूछा जा सकता है वो इस टाइप के क्वेश्चन। नेक्स्ट अगर हम देखें तो बेटा इसकी मैग्नीट्यूड क्या आएगी, √2 का स्क्वायर 2 प्लस √2 का स्क्वायर 2, तो ये 2 आ गई, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं था। लास्ट बेटा अगर हम इसकी मैग्नीट्यूड देखें 1/4 प्लस 3/4, ये क्या आ गया बेटा 4/4 1, और इसकी कोई भी यूनिट नहीं लिखी हुई, इसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड दी गई है 1 और कोई यूनिट नहीं है, तो इट इज आवर यूनिट वेक्टर। ओके बेटा, ओके, यहाँ पर जरूर सोचिएगा एक बार और फिर वीडियो में आगे बढ़िएगा बेटा।
और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो बेटा डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके बेटा, ये वाला क्वेश्चन करिए, f इज इक्वल टू दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ c। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में पूछा जा चुका है। शाबाश बेटा। कैसे करेंगे आप इसे, ध्यान से देखिए बेटा। अब इसमें बच्चे यहाँ पर भी वही काम करना है, वीडियो को पॉज करना है, कुछ सोचना है 30 सेकेंड के लिए, और फिर वीडियो को प्ले करके आपको आंसर चेक करना है। करिए जरा। अब बेटा इसमें बच्चे अक्सर सोचते हैं कि यार कुछ दिया तो है नहीं, करेंगे कैसे, बट यहाँ पर गौर से देखिए, ये क्या है, एक एफ कैप बना दिया, एफ कैप बना दिया तो दिस इज यूनिट वेक्टर। और क्या चाहिए भाई, यूनिट वेक्टर दे दिया, और क्या चाहिए आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, सी की वैल्यू फाइंड करनी है। यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या होगी, 0.4 का स्क्वायर 0.16, 0.8 का स्क्वायर 0.64 प्लस सी स्क्वायर। यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 बेटा, ये आ गया 0.8 प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो सी कितना आ जाएगा बेटा 0.2। ओके 0.2 हमारे पास ये हो जाएगा, रूट 0.2 आप इसे लिख सकते हैं, रूट 0.2। क्लियर बेटा। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं बेटा। अगर हमारे पास आई जे के की फॉर्म में वेक्टर्स दिए हैं, आई जे के को हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, वो लेटर ऑन स्टेज पे देखेंगे अभी। अगर ये इस फॉर्म में दिए हैं तो इनकी एडिशन क्या होगी बेटा, सिंपली आई के टर्म्स को ऐड कर दीजिए, वाई की टर्म्स को ऐड कर दीजिए, और के की टर्म्स को, आई की टर्म्स को, जे की टर्म्स को और के की टर्म्स को ऐड कर दीजिए बेटा। सिंपली एडिशन में ऐड कर देंगे, सब्ट्रैक्शन में सब्ट्रैक्ट कर देंगे बेटा। फिर यहाँ पर कुछ ये प्रॉपर्टीज याद रखनी है। एडिशन ऑफ वेक्टर ओबे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मीन्स a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, बट जो सब्ट्रैक्शन है इट डू नॉट ओबे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। आप सोच सकते हैं करके, 4 माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 2 माइनस 4, तो माइनस का डिफरेंस आएगा बेटा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन वेक्टर्स। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ओबे एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है बेटा हमारे पास, a प्लस बी प्लस सी, आइदर यू कैन ऐड b प्लस सी and then add with a, or you can add a plus b then add with c। तो ये हमारे पास सेम रिजल्ट देगा। ये सब्ट्रैक्शन में भी फॉलो होगा और एडिशन में भी। क्वेश्चन करिए जरा बेटा एक, अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम a to b, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बेटा, करिएगा जरा। क्या आएगा बताइए ज़रा। अगर आप देखें तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या रहता है बेटा, इट इज़, अगर हम देखें बेटा हमारे पास पूछा गया है फ्रॉम ए टू बी, ये ए है, फाइनल क्या होगा बी होगा, तो डिस्प्लेसमेंट इज सिंपली पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। बी का पोजीशन वेक्टर क्या है, ये 3 2 1 क्या है, कोऑर्डिनेट्स 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, और माइनस a के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप बेटा। सिंपली आप इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या बचेगा, i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप बेटा। तो हमारे पास इसकी मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगी बेटा डिस्प्लेसमेंट की, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, दिस इज सिंपली रूट 3। ओके, इन दिस वे यू कैन सॉल्व दिस न्यूमेरिकल बेटा। फिर हमारे पास है ये वाली एग्जांपल, अभी वीडियो को पॉज करिए और फटाफट से इसे सॉल्व करिए बेटा। क्या है, क्या आ रहा है बेटा आप लोगों का आंसर, देखिए जरा। a प्लस बी क्या होगा, a प्लस बी सिंपली आइडेंटिफाई करना है, a क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ a, b क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो हमारे पास क्या होगा, इसे हम एक और टर्म बोलते हैं, दिस इज सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स, दिस इज नोन एज सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स। तो a की मैग्नीट्यूड क्या है बेटा, 16 प्लस 4 प्लस 16 36, कितना आएगा 6 बेटा। b की मैग्नीट्यूड क्या है बेटा, b की मैग्नीट्यूड क्या है, शाबाश, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 5 बेटा।
तो a प्लस बी क्या आ जाएगा, a प्लस बी सिंपली इक्वल टू सम ऑफ मैग्नीट्यूड 6 + 5 11 बेटा. What about B? B is called magnitude of sum. ये दो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, काफ़ी बार न्यूमेरिकल में ये यूज़ की जाती हैं. दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ सम बेटा. तो मैग्नीट्यूड ऑफ सम क्या होगा, पहले हम सम फाइंड करेंगे. a प्लस बी क्या होगा हमारे पास, 4 - 3 1 i कैप, 1 i कैप, -2 + 4 + 2 j कैप, +2 j कैप, +4 k कैप बेटा. इसकी मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी बेटा, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी, 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, 16 + 4 + 1 √21. ओके बेटा. तो इन दिस वे यू कैन राइट दिस रिजल्ट्स. ओके, एडिशन ऑफ वेक्टर. इसके बाद हमारे पास आता है बेटा पोलर वेक्टर्स. पोलर वेक्टर क्या है, जैसे पोजीशन वेक्टर है उसमें हमें एक वेक्टर की लेंथ दे रखी है, उसमें तो कोऑर्डिनेट्स दे रखे थे. अगर हमें लेंथ दी हो और एंगल दिया हो, तो अगर हमें इस टाइप के वेक्टर हों जिसके कोऑर्डिनेट्स नहीं पता, i j k में कंपोनेंट्स नहीं पता, तो उस टाइप के वेक्टर्स के लिए आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे बेटा, उस टाइप के वेक्टर्स के लिए आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे. ध्यान से देखिए बेटा. ग्राफिकली हम क्या करते हैं, ग्राफिकली कहते हैं कि सभी वेक्टर्स को सेम ऑर्डर में प्लेस कर दो. सेम ऑर्डर का मतलब है टेल ऑफ सेकंड वेक्टर ऑन हेड ऑफ फर्स्ट, टेल ऑफ थर्ड ऑन सेकंड ऑफ हेड ऑफ सेकंड. इस तरीके से अगर आप सेम ऑर्डर में प्लेस करते जाएंगे, तो अगर हमारे पास जो फाइनल वेक्टर होगा जो इस पॉलीगन को क्लोज करेगा, उसे हम बोल देते हैं बेटा रिजल्टेंट वेक्टर. एंड दिस इज आल्सो नोन एज पॉलीगन लॉ. दिस इज आल्सो नोन एज पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. क्लियर बेटा. तो ये रिजल्टेंट है. दीज ऑल जिनसे मिलके ये बनता है, दीज आर कॉल्ड एज कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर. इस इक्वेशन में बेटा फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. इनमें से कौन सा करेक्ट है बेटा, शाबाश, आपने मार्क कर लिया होगा. अगर आप ध्यान से देखें, R एंड P आर इन सेम ऑर्डर, तो हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं. विच आर इन सेम ऑर्डर बेटा, अगर आप ध्यान से देखें ये हमारे पास सेम ऑर्डर में है तो हम इसको ऐड कर रहे हैं, और ये हमारे पास ऑपोजिट ऑर्डर में है तो ये क्या होगा, रिजल्टेंट. हम ये भी कहते हैं बेटा रिजल्टेंट क्या होता है, जिसके पास 2 हेड हों और 2 टेल हो. जिसके पास 2 हेड हों 2 टेल हों वो हमारे पास रिजल्टेंट की तरह काम करता है. इसके पास 2 टेल हैं और यहाँ पर 2 हेड हैं, तो दिस इज रिजल्टेंट. ये रिजल्टेंट है और इन दोनों का है, तो क्या करेक्ट है बेटा, सी. ये देखिए बेटा, फिर एक नोट है, कहता इफ ऑल वेक्टर्स आर प्लेस्ड इन सेम ऑर्डर फॉर्म क्लोज लूप. अगर सबको भाई प्लेस करते जा रहे हैं सेम ऑर्डर में और सबने क्लोज लूप बना दिया, तब क्लोजिंग साइड ही नहीं आएगी. क्लोजिंग साइड नहीं आएगी तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. हमें टेंशन नहीं लेनी. अगर ये सारे इस तरीके से रखे गए हैं, सभी वेक्टर्स इस तरीके से रखे गए हैं, तो इन तीनों का सम क्या होगा बेटा, 0. रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 0. इसके बाद आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हम लोग देखते हैं बेटा एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स. दिस इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर. एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स, दिस इज ओनली यूज टू फाइंड द एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स. ओके, 2 से ज़्यादा होते हैं तो वी विल यूज कंपोनेंट ऑफ वेक्टर. तो बेटा सबसे पहले एक बात याद रखेंगे, यहाँ पर वेक्टर डज नॉट चेंज ऑन स्लाइड पैरेलल टू इटसेल्फ. जो फ्री वेक्टर्स होते हैं, जो पोजीशन वेक्टर है उसे तो हम चेंज नहीं करते हैं, उसको हम स्लाइड नहीं करते हैं. बट जो फ्री वेक्टर्स होते हैं, जनरली हमारे पास जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया कि ये एक बी वेक्टर है, ये एक ए वेक्टर है, दीज आर फ्री वेक्टर्स जिनकी टेल फिक्स नहीं की गई है, जिनका हेड फिक्स नहीं किया गया है. जैसे फोर्स 10 न्यूटन ईस्ट की तरफ लग रही है, तो ईस्ट हम किधर भी लग सकते हैं, ये भी ईस्ट है, ये भी ईस्ट है, ये भी ईस्ट है. दीज आर कॉल्ड फ्री वेक्टर्स जिनका टेल या फिर हेड फिक्स नहीं है. पोजीशन वेक्टर इज फिक्स, इसको हम फ्री वेक्टर नहीं कह सकते. ओके, तो फ्री वेक्टर को अगर हम स्लाइड करते हैं तो सिंपली ये कहता है कि वेक्टर डज नॉट चेंज ऑन स्लाइडिंग पैरेलल टू इटसेल्फ. अगर हम उसको पैरेलली स्लाइड कर दें तो वो चेंज नहीं होता है, उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम रहती है, तो ये चेंज नहीं होता है. ओके, इस बात का ध्यान रखना है. फिर हम रिजल्टेंट कैसे फाइंड करते हैं बेटा, कहता है अगर 2 वेक्टर two sides of a triangle represented by 2 vectors, then the third side closing side in opposite order represents resultant. तो रिजल्टेंट क्या है बेटा, a प्लस बी, ये दोनों सेम ऑर्डर में रख दिए, वही ग्राफिकल मेथड जो हमने ऊपर देखा था.
तो ये हमारे पास ऑपोजिट ऑर्डर में रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। क्या होता है बेटा इसका फॉर्मूला, दो वेक्टर जिनके बीच का एंगल क्या है थीटा, उसे हम क्या कहते हैं रिजल्टेंट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी। कौन सा एंगल बेटा, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल बिटवीन ए एंड बी व्हेन जॉइंट, सॉरी स्मॉल एंगल, एक्यूट एंगल नहीं, माय मिस्टेक, स्मॉलर एंगल बिटवीन ए एंड बी व्हेन जॉइंड टेल टू टेल, टेल टू टेल और हेड टू हेड, और हेड टू हेड। जब दोनों वेक्टर के टेल ज्वाइन करेंगे तो उनके बीच का स्मॉलर एंगल, या फिर दोनों वेक्टर के हेड ज्वाइन करेंगे तो उनके बीच का स्मॉलर एंगल इज कॉल्ड थीटा बेटा। tan अल्फा बेटा रिजल्टेंट एंगल ए के साथ कितना एंगल बनाएगा, tan अल्फा, बी के साथ कितना एंगल बनाएगा, tan बीटा बेटा। कैसे लिखते हैं बेटा, जिसके साथ एंगल लिख रहे हो वो डिनोमिनेटर में फर्स्ट प्लेस पे आएगा, बाकी दोनों प्लेसेस पे सेकंड वेक्टर आएगा। tan है बेटा तो साइन बाय कॉस है। ऐसे ही यहाँ पर देखिए ये b के साथ है तो b डिनोमिनेटर में फर्स्ट प्लेस पे, बाकी दोनों प्लेसेस पे a है, साइन बाय कॉस कर देंगे, यू विल गेट tan। r मैक्स बेटा मैक्सिमम वैल्यू, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी एडिशन की, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था 4 + 3 10th तक हमने हमेशा 7 लिखा है, यहाँ पर ये 1 से लेकर 7 तक कोई भी वैल्यू हो सकती है अगर हम इसकी वेक्टर एडिशन कर रहे हैं। तो क्या है मैक्सिमम वैल्यू क्या है, a + b, कब होगी, जब थीटा 0 होगा। मिनिमम वैल्यू क्या है, a - b। सर यहाँ मॉडुलस क्यों लगा है, क्योंकि हो सकता है a बड़ा हो सकता है b बड़ा हो, तो नेगेटिव वैल्यू नहीं देख रहे हैं हम, सिर्फ ये देख रहे हैं कि इसकी मैग्नीट्यूड कितनी मिनिमम या मैक्सिमम हो सकती है। नेगेटिव साइन सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। व्हेन एंगल 180 डिग्री, जब 90 डिग्री होगा तो रूट a² + b² होगा, इसे याद रखना है बेटा ये। फिर इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट जो हमारे पास काफ़ी सारे चैप्टर्स में यूज़ होता है रिलेशन, बहुत सारे चैप्टर्स आपने जो बच्चे ड्रॉप कर रहे हैं या फिर टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, वो काफ़ी रिलेट कर पाएंगे कि आपने ये काफ़ी बार फॉर्मूला यूज़ किया है। जब दोनों वेक्टर की मैग्नीट्यूड बराबर होगी तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है, 2a cos θ/2। ये आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए बेटा, डायरेक्टली याद होना चाहिए, काफ़ी यूज़ में आएगा। और जो हमारे पास रिजल्टेंट है वो कहाँ होता है बेटा, दैट इज़ अलोंग एंगल बाइसेक्टर, दैट इज़ अलोंग एंगल बाइसेक्टर, बिल्कुल जो θ/2 पे होगा। तो यहाँ पर देखिए कुछ रिजल्ट आपको याद रखने हैं। अगर थीटा 60 डिग्री है, अगर हमारे पास थीटा 60 डिग्री है तो रिजल्टेंट आएगा √3a। थीटा 90 डिग्री है बेटा, 90 डिग्री, तो रिजल्टेंट √2a। थीटा 120 डिग्री है तो रिजल्टेंट क्या आएगा बेटा, a। और रिजल्टेंट हमेशा कहाँ है, एंगल बाइसेक्टर पे, 30, 45, 60 बेटा। प्लीज़ रिमेंबर दिस फॉर्मूला, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन करिए बेटा फटाफट से, ये क्वेश्चन करिए बेटा, वही वीडियो पॉज करिए और करिए, मैं आपको यहाँ पर रुक कर टाइम नहीं दूंगा इसको नोट करने का। चलिए अभी लेट्स सी क्या होगा बेटा। यहाँ पर सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स, देखिए मैंने पहले भी ये पूछा था, सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स का मतलब बेटा सिंपली a + b, तो कितना आएगा 30। मैग्नीट्यूड ऑफ सम, मैग्नीट्यूड ऑफ सम का मतलब है हमें रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड क्या होती है बेटा, √a² + b² + 2ab cos θ, 2ab cos θ। व्हाट इज एंगल बिटवीन वेक्टर्स, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है बेटा। अगर आपने यहाँ 120 पुट कर दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने जोर देकर कहा था दिस इज द एंगल व्हेन वेक्टर्स ज्वाइन टेल टू टेल। हम इस वेक्टर b को पैरेलली स्लाइड करेंगे, हम इस वेक्टर v को पैरेलली स्लाइड करेंगे। ये जो एंगल आएगा व्हेन बोथ आर ज्वाइंड टेल टू टेल, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल थीटा। तो थीटा कितना आएगा बेटा यहाँ पर 60 डिग्री। इस बात का ध्यान रखना है, अक्सर बच्चे जो एंगल दिया होता है उसी को पुट करते हैं और सॉल्व कर देते हैं और गलत हो जाता है बेटा, और सोचते हैं बहुत ही आसान क्वेश्चन था, फटे चक दिए, है ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, फटे चकते कह देते हैं बच्चे, बट वो गलत हो जाता है। cos 60 की वैल्यू 1/2 निपटा देंगे बेटा। क्या बच गया, 100 + 400 +
200, तो ये बनेगा √700 बेटा, 10√7। क्लियर है बेटा? इस तरीके से आप इसे चेक कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। अक्सर कहा जाता है कि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर जैसी कोई चीज़ नहीं होती। क्यों बेटा? इट इज़ सिंपली एन एडिशन ऑफ अ नेगेटिव वेक्टर। a माइनस बी इज इक्वल टू एडिशन ऑफ a विद द नेगेटिव वेक्टर ऑफ b। बट जब बच्चे अक्सर इसे ऐसे सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में याद रखते हैं, क्यों? वो कहते हैं सर जब एडिशन करना है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, जब सब्ट्रैक्शन करना है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। इट इज़ वेरी इजी टू रिमेंबर फॉर द स्टूडेंट्स, एंड ये बिल्कुल सही बात भी है, आप याद रख सकते हैं। बट जब आपको ड्रॉ करना पड़े कि सब्ट्रैक्शन कहाँ पर है, a माइनस बी वेक्टर कहाँ होगा, तब दिक्कत आ जाएगी बेटा। तब आपको इसी तरीके से लिखना पड़ता है कि दिस इज a वेक्टर एंड दिस इज नेगेटिव ऑफ b। नेगेटिव ऑफ b मीन्स अ वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो इन दोनों के बीच में a प्लस माइनस b, इन दोनों के बीच में कहीं पे r1 लाई करेगा बेटा। इस बात का ध्यान हमें रखना है। क्लियर बात? r मैक्स कितना होगा बेटा? यहाँ पर भी सब्ट्रैक्शन की वैल्यू भी मैक्सिमम कितनी होगी? a प्लस बी, बट एंगल बदल जाएगा। वहाँ 0 था, यहाँ 180 है। मिनिमम वैल्यू a माइनस बी, वहाँ 180 पे था, यहाँ 0 पे है। जो 90 डिग्री पे वैल्यू है ये सेम रहती है, a प्लस बी की भी और a माइनस बी की भी √a² प्लस बी रहती है 90 डिग्री पे। ये डायरेक्ट रिजल्ट भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में देखने को मिलता है। इफ a इक्वल टू बी बेटा, तो वहां पर था 2a cos θ/2, यहाँ है sin θ/2। कहां पर लाई करेगा? लाई एग्जैक्टली बिटवीन a वेक्टर एंड नेगेटिव ऑफ v वेक्टर। अब ये जो r था वो इन दोनों के बीच में था, r1 इन दोनों के बीच में होगा, ये एंगल दोनों के बीच में बराबर होगा बेटा। 60 डिग्री पे a होगा, वो √3a था। मैं इसके बाद फिर से कंपैरिजन आपके लिए लेकर आ रहा हूं बेटा। 90 डिग्री पे √2a, 120 पे √3a, इसका कंपैरिजन फिर से आएगा। देखिएगा जरा, वो टेबल आपको नोट करना है। वो टेबल जो मैं इसके बाद लिखूंगा वो आपको नोट करना है। बट इसकी एप्लीकेशन क्या है सब्ट्रैक्शन की? चेंज इन वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, रिलेटिव वेलोसिटी, सब जगह पर ये हमारे पास यूज़ होता है। तो अगर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर एक पार्टिकल सर्कल के ऊपर मूव कर रहा है, तो A से B जब वो मूव करता है, जब उसने एंगल थीटा कवर कर लिया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 2r sin θ/2। चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा इसकी? चेंज इन वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड क्या है? 2v sin θ/2। ये काइनेमेटिक में काफ़ी बार यूज होता है, जेई मेन में पूछा भी जा चुका है काफ़ी बार बेटा। ये देखिए बेटा टेबल जो मैं आपको कह रहा था, एडिशन ऑफ वेक्टर एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। अगर आप ऐसे टेबल लिखकर याद रखेंगे तो आपको काफ़ी आसानी होगी बेटा। r a प्लस बी, r a माइनस बी, r1 है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, r मैक्स और r1 मैक्स दोनों की वैल्यू सेम है, बट यहाँ पर ये थीटा 0 है और यहाँ थीटा 180। फिर मिनिमम वैल्यू 180 पे, यहाँ 0 पे। 90 पे वैल्यू सेम है बेटा। 90 पे वैल्यू क्या है? सेम। सब अगर दोनों की वेक्टर की मैग्नीट्यूड सेम है तो ये cos θ/2, वो 2a sin θ/2। इट इज़ इजी टू रिमेंबर अगर आप ये टेबल बनाकर रखेंगे अपने पास। ओके, फिर हमारे पास कुछ बातें आपको याद रखनी है, जैसे कि मैं बार बार कह रहा था, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की मैग्नीट्यूड सेम होगी जब एंगल 90 डिग्री होगा बेटा। और एंगल बिटवीन r एंड r1 लाइज बिटवीन 0 to 180 डिग्री बेटा। 0 से 180 के बीच में लाई करेगा। r1 कहीं यहाँ, r यहाँ होगा, r1 यहाँ होगा बेटा। डिपेंड करेगा a और b की वैल्यूज के बीच ऊपर, तो ये 0 से 180 के बीच में लाई करेगा। अगर दोनों में से कोई भी नॉन जीरो नहीं है तो नाइदर 0 नॉर 180, ये दोनों एक्सक्लूड हो जाएंगे। अगर a एंड b नॉन जीरो वेक्टर्स हैं तो ये एक्सक्लूड हो जाएंगे, 0 भी नहीं हो सकता, 180 भी नहीं हो सकता। बट अगर सिंपल बोल दिया कि a r1 और r2 में, r और r1 में एंगल क्या है, तो 0 से 180 डिग्री। फिर कहता है r एंड r1 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन में एंगल 90 डिग्री कब होगा? जब a और b दोनों बराबर होंगे। जब a और b दोनों बराबर होंगे तो इन दोनों में एंगल कितना होगा बेटा? 90 डिग्री। पैरेललोग्राम लॉ बेटा, पैरेललोग्राम लॉ कहता है कि अगर दो वेक्टर्स a एंड b, ये हमारे पास पैरेललोग्राम के दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है,
तो जो डायगोनल है, एक डायगोनल हमें एडिशन देता है, दूसरा डायगोनल हमें सब्ट्रैक्शन देता है। कौन सा डायगोनल एडिशन देता है बेटा? जो दोनों की टेल से शुरू होके दोनों के हेड तक जाएगा, जो दोनों की टेल से लेके दोनों के हेड तक जाएगा वो एडिशन देगा, दूसरा डायगोनल हमारे पास सब्ट्रैक्शन देगा। कुछ जगह पर लिखा होता है कि लॉन्गर जो है वो एडिशन देगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है, इसलिए मैंने दूसरी डायग्राम भी यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाई है। अगर इन दोनों के बीच का एंगल ऑब्ट्यूस हो गया, 90 डिग्री से बड़ा हो गया, तो जो सब्ट्रैक्शन है वो वेक्टर बड़ा होगा और एडिशन वेक्टर छोटा होगा। तो इस बात का ध्यान रखना है कि कौन सा हमारे पास एडिशन देता है, कौन सा सब्ट्रैक्शन, बड़े छोटे का कोई हिसाब किताब यहाँ पर नहीं है। ओके, फिर कहता है बेटा कुछ स्टैंडर्ड बातें हैं जो आपको याद रखनी है। मिनिमम नंबर ऑफ कोलिनियर वेक्टर्स हुज सम कैन बी जीरो, दोनों का जीरो हो सकता है। कोलिनियर दोनों क्या हो सकते हैं? एंटी पैरेलल, एक इधर है एक इधर है, दोनों का सम क्या हो जाएगा? जीरो। कोप्लेनर बेटा, कोप्लेनर में हम कोलिनियर वेक्टर नहीं लेंगे। कई बार बच्चे बोल देते हैं कि कोलिनियर वेक्टर भी तो कोप्लेनर है। कोप्लेनर जो कोलिनियर नहीं है, बस उसके अलावा एक प्लेन में है, तो वैसे मिनिमम वेक्टर कितने चाहिए होते हैं? 3। नीट वाले बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली कभी भी ये डाटा आपसे पूछा जा सकता है। नॉन कोप्लेनर मिनिमम कितने चाहिए बेटा? 4। मिनिमम नॉन कोप्लेनर कितने चाहिए बेटा? हमारे पास 4। क्लियर है बेटा? याद रखेंगे बेटा इसे। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर क्या कहता है हमें? अ वेक्टर कैन हैव इनफाइनाइट कंपोनेंट। ये पूछा जा सकता है कि एक वेक्टर के कितने कंपोनेंट हो सकते हैं, तो इनफाइनाइट कंपोनेंट हो सकते हैं। बट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन स्पेस एक्स वाई जेड 3 हो सकते हैं बेटा। कौन कौन से? एक्स वाई एंड जेड। प्लेन में कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। प्लेन में कितने हो सकते हैं? 2। आइदर एक्स वाई, वाई जेड, एक्स जेड, कितने भी हो सकते हैं बेटा। क्या होता है बेटा कंपोनेंट? एक वेक्टर का कंपोनेंट एक एक्सिस के अलोंग जिसके साथ ये एंगल थीटा बना रहा है उस तरफ होता है आर कॉस थीटा। उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या लेना जरूरी है बेटा? ये दूसरा एक्सिस परपेंडिकुलर होना चाहिए। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होता है? आर साइन थीटा। तो मैं इस वेक्टर को कैसे लिख सकता हूँ? कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस इज आर कॉस थीटा, इसकी डायरेक्शन क्या है? आई कैप। तो ये वेक्टर किन दोनों का सम है बेटा? अगर आप ध्यान से देखें, इट इज द एडिशन ऑफ आर कॉस थीटा आई कैप, आर साइन थीटा जे कैप। इट इज द एडिशन ऑफ आर कॉस थीटा आई कैप, आर साइन थीटा जे कैप बेटा। क्लियर बात? तो इसीलिए हमने ये कंपोनेंट वेक्टर्स लिख दिए हैं, आर कॉस थीटा आई कैप एंड आर साइन थीटा जे कैप। मैंने एक इसको थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए अच्छे से एक जर्नल एक्सेस ले लिया बेटा। मैंने एक्स एक्सेस वाई एक्सेस नहीं लिया। ये कोई हमारे पास वेक्टर था आर वेक्टर, ये हमारे पास क्या है बेटा? आर वेक्टर। ये एक्सेस जरूरी नहीं कि एक्स वाई जेड के लॉन्ग हो, हॉरिजॉन्टल हो, वर्टिकल हो। ये एक्सेस कुछ भी हो सकते हैं, कि किधर भी हो सकते हैं। बट अगर इस एक्सेस के साथ इस वेक्टर का एंगल अल्फा है तो मैं इसको लिख दूंगा आर कॉस अल्फा। और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो एक्सेस होगा, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो एक्सेस होगा बेटा, उसके अलोंग मैं लिख दूंगा आर साइन अल्फा। ये एक्सेस जरूरी नहीं है कि एक्स वाई जेड हो, कोई भी एक्सेस हो सकते हैं। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। इसके कंपोनेंट्स लिखिए बेटा। राइट द कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर। राइट द कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर बेटा। लिख लिया बेटा सभी ने? देखिए जरा, ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा? 10 cos 37, cos 37 cos 53 sin 37 sin 53 की वैल्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। cos 37 होता है बेटा 4/5, ये आ जाएगा 8। और इधर क्या आएगा बेटा? 10 sin 37, ये कितना हो जाएगा बेटा? 6 न्यूटन। ठीक बात। cos 37 की वैल्यू 4/5, sin 37 की वैल्यू 3/5 बेटा। इनका रिजल्टेंट लिखिए बेटा फटाफट। क्या आएगा? अगर आप ध्यान से देखें तो, ओ माय गॉड सॉरी, इसका एंगल देना यहाँ पर रह गया है। दिस इज 45 डिग्री बेटा। हाँ, कुछ बच्चों ने पॉज किया होगा बट वो नहीं देख पाए। एंगल है 45 डिग्री। आप फिर से ट्राई कर सकते हैं बेटा। इधर कंपोनेंट कितना आ जाएगा बेटा? देखिए 10√2 cos 45 कितना आएगा? 10 न्यूटन। इधर कितना आएगा बेटा? 10√2 sin 45 कितना आएगा? 10 न्यूटन।
इस 10 का इधर कंपोनेंट कितना आएगा, अभी अभी देखा था बेटा हमने, इधर आ जाएगा 10 sin 37 6 न्यूटन, इधर आ जाएगा 10 cos 37 8 न्यूटन। अब आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं बेटा, इस तरफ अपवर्ड कितना हो गया है, इधर कितना हो गया बेटा 10 + 6 16 न्यूटन, इस तरफ कितना हो गया है 10 न्यूटन, इस तरफ कितना हो गया है 8 न्यूटन, इधर कितना हो गया बेटा 8 न्यूटन। समझ में आई बेटा बात सबको। अब अगर आप ध्यान से देखें तो रिजल्टेंट क्या बचेगा, रिजल्टेंट बचेगा 2 न्यूटन टूवर्ड राइट, 8 न्यूटन टूवर्ड अपवर्ड। अब अगर आप देखें तो मुझे इसको ड्रॉ करते वक्त थोड़ा सा लेंथ का ध्यान रखना चाहिए था बेटा। अगर 8 न्यूटन है तो थोड़ा बड़ा ड्रॉ करते हैं, 2 न्यूटन है तो थोड़ा छोटा ड्रॉ करते हैं बेटा। ओके, थोड़ी सी हमें लेंथ को देखना पड़ता है। तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा बेटा, रिजल्टेंट बनेगा किस तरफ, बड़े वेक्टर की तरफ। तो यहाँ पर एक बात और याद रखेंगे जो मैंने शायद यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर एक बात और याद रखेंगे बेटा, ये इस पॉइंट पे कहाँ पर है, यहाँ पर इस पॉइंट पे एक बात और याद रखेंगे, इफ ए इज ग्रेटर देन बी देन अल्फा इज लेस देन बीटा एंड वाइस वर्सा। रिजल्टेंट क्या होता है, जो दोनों वेक्टर का इफेक्ट प्रोड्यूस करे एक सिंगल वेक्टर, दोनों वेक्टर का जो इफेक्ट प्रोड्यूस करता है सिंगल वेक्टर, उसे हम रिजल्टेंट कहते हैं। तो जो वेक्टर बड़ा होगा उस तरफ रिजल्टेंट का इफेक्ट ज्यादा होगा। तो अगर ए बड़ा है तो रिजल्टेंट ए की तरफ होगा, तो उसका एंगल क्या हो जाएगा, स्मॉलर हो जाएगा। तो अल्फा इज स्मॉलर देन बीटा, इस बात का ध्यान रखेंगे बेटा। तो कहाँ पर थे हम लोग, वहीं पे वापस आते हैं, यहाँ पर थे बेटा। तो रिजल्टेंट, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो अल्फा और ये मान लो बीटा, तो अल्फा विल बी लेसर देन बीटा, इस बात का ध्यान रखना है। तो रिजल्टेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बेटा, दिस इज रूट 68 न्यूटन, ये हमारे पास रिजल्टेंट आ जाएगा। ओके, चलिए लेमीज थ्योरम बेटा, ये न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में काफ़ी जगह पर यूज होती है। क्या कहती है बेटा लेमीज थ्योरम, कि अगर 3 वेक्टर लग रहे हों किसी भी पॉइंट पे, 3 वेक्टर्स हों और तीनों का रिजल्टेंट 0 हो सकता है ये तीनों फोर्सेस हों, हो सकता है कुछ और वेक्टर्स हों जिनका रिजल्टेंट हमारे पास 0 हो, तो हमारे पास क्या होगा, स्पेशली फोर्स के केस में हम इसे यूज करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर डिवाइड बाय साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर 2 वेक्टर्स। बिटवीन अदर 2 कौन कौन से हैं, F2 F3। जब हम F2 लिखेंगे तो F2 डिवाइड बाय एंगल बिटवीन अदर 2 वेक्टर्स कौन कौन से, F1 एंड F3। F3 लिखेंगे तो अदर 2 वेक्टर कौन कौन से हैं, F1 एंड F2, इनके बीच का एंगल बेटा। काफ़ी बार यूज होता है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन चैप्टर में, काफ़ी बार आप इसको देखते हैं बेटा। मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया है बेटा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर। अगर हम वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो वो वेक्टर भी हो सकता है, स्केलर भी हो सकता है। ध्यान देना है बेटा, अगर हम एडिशन करते हैं, एडिशन क्या है, वेक्टर। अगर हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो वो भी क्या है, वेक्टर। बट जब हम प्रोडक्ट करते हैं, जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो ये क्या हो सकता है, वेक्टर भी हो सकता है और स्केलर भी हो सकता है। आपको ध्यान रखना है, जो एडिशन है, एडिशन ऑफ वेक्टर इज अ वेक्टर। एडिशन क्या है बेटा हमारे पास, वेक्टर। सब्ट्रैक्शन क्या है बेटा हमारे पास, वेक्टर। बट प्रोडक्ट कैन बी स्केलर और वेक्टर। तो जो स्केलर प्रोडक्ट है उसे कहते हैं डॉट प्रोडक्ट, जो वेक्टर प्रोडक्ट है उसे हम कहते हैं बेटा क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट क्या मतलब क्या है, डॉट सिंबल को रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंटेशन ए डॉट बी, इसे हम बोलते हैं ए डॉट बी, और जो इसका रिजल्ट आएगा वो स्केलर है, तो इसीलिए बोल देते हैं स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। गेटिंग माय पॉइंट। यूज क्या है बेटा, बहुत जगह है। वर्क आप लोगों ने देखा है, वर्क पर एनर्जी, ठीक है, एफ डॉट एस, जो बच्चे +1 में हैं उन्होंने भी देखा है 9th में, और जो बच्चे 12th में हैं उन्होंने भी देखा है, और जो बच्चे रिवीजन कर रहे हैं फाइनल उन्होंने तो देखा ही है। पावर क्या है, एफ डॉट वी, ये होता है बेटा फ्लक्स। 12th में हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ई डॉट डी ए, ऐसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स भी होता है। तो ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज हैं जो 2 वेक्टर क्वांटिटीज का प्रोडक्ट हैं, बट वो अल्टीमेटली क्या है, स्केलर क्वांटिटीज हैं बेटा। क्लियर है, नोट करेंगे। प्रॉपर्टीज बेटा, डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज क्या है, ए डॉट ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अगर आप इक्वेशंस देखें, काइनेटिक एनर्जी बेटा ½ mv²
v इज अ स्केलर, सॉरी वेक्टर क्वांटिटी वेलोसिटी। तो अगर आप इसे वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो ये क्या होता है, v डॉट v। जब भी हम किसी वेक्टर क्वांटिटी का स्क्वायर लिख रहे हैं तो वो v डॉट v है। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन में v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू as, वो भी क्या होता है, v डॉट v माइनस यू डॉट यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स a डॉट s होता है। ओके, तो वो सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। आपको याद रखना है i डॉट i मैग्नीट्यूड दोनों की 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, j डॉट j 1, k डॉट k 1। अगर कोई दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमारे पास क्या होगा बेटा, 0 होगा। i डॉट j 0, j डॉट k 0, k डॉट i 0, क्योंकि i डॉट j भी i और j परपेंडिकुलर हैं, j डॉट k परपेंडिकुलर हैं, k एंड i परपेंडिकुलर है। फिर बेटा थर्ड प्रॉपर्टी है, अगर ये वेक्टर किसी नंबर से मल्टीप्लाइड हैं तो हम उन नंबर को आगे कॉमन निकाल के मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इन वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ले सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल दूँ 3i कैप डॉट 2i कैप, तो मैं क्या लिख दूंगा, 3 इंटू 2 6 i डॉट i बेटा, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 6, i डॉट i क्या होता है 1। ये जो डॉट प्रोडक्ट है इट ओबे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बेटा a डॉट b प्लस c, जैसे हम 10th तक करते आए हैं, जो सभी क्लासेस में किया है, सिंपल मैथमेटिक्स में मल्टीप्लाई करते थे, वैसे ही यहाँ a को b के साथ a को c के साथ डॉट प्रोडक्ट किया जा सकता है। प्रॉपर्टीज को यूज करके हम लोग लिख सकते हैं, अगर हमारे पास एक वेक्टर i j k फॉर्म में हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है बेटा, i की टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, i डॉट i क्या हो जाएगा 1। फिर जब मैं इसको बाकी के साथ करूंगा, i को j के साथ 0, i को k के साथ 0। फिर जब मैं j को i के साथ करूंगा 0, j को j के साथ 1, तो क्या बचेगा a y v y। k को करूंगा बेटा i j के साथ 0, k के साथ क्या बचता है a z b z। तो क्या बचा, सिंपली इट इज प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ i, कोफिशिएंट ऑफ j, कोफिशिएंट ऑफ k। इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन करिए जरा। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2a प्लस b डॉट a माइनस b इफ a इक्वल टू b इक्वल टू 1 एंड एंगल बिटवीन a एंड b इज 60 डिग्री। कैसे करेंगे बेटा आप इसे, तो मल्टीप्लाई करिए जरा, वीडियो को पॉज करिए बेटा, एक ब्रेक भी मिल जाएगा आपको छोटा सा, एंड इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए बेटा। कर लिया बेटा आप लोगों ने प्रैक्टिस, चलिए शुरू करते हैं। बट फिर से मैं बेटा याद कराना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए इस वीडियो को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए बेटा। ओके, यही मेरी मोटिवेशन होगी, इस तरीके की मैं और वीडियोस आपके लिए डालता रहूँगा, पोस्ट करता रहूँगा। बस आप इसे सब्सक्राइब करते जाएं और लाइक और शेयर करते जाएं बेटा। ध्यान से देखिए बेटा, इसको हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। 2a को a के साथ करेंगे तो क्या आएगा, 2a डॉट a बेटा। 2a को b के साथ करेंगे 2a डॉट b। माइनस देखिए हमने आगे रख लिया, इसमें -1 कोफिशिएंट हो सकता है, तो 2 इंटू -1 हमने आगे रख लिया है बेटा। तो क्या हो जाएगा ये, प्लस b डॉट a बेटा, b डॉट a। फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, b डॉट b। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो क्या होगा 2, a डॉट a क्या है a स्क्वायर, a डॉट b क्या है a b cos थीटा, b डॉट a हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी बेटा, a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a, तो इट इज आल्सो a b cos थीटा, और ये है b स्क्वायर बेटा। अगर आप ध्यान से देखें, a स्क्वायर की वैल्यू 1 है, यहाँ पर a b की वैल्यू 1 है, cos 60 की वैल्यू 1/2, a b की वैल्यू 1 है बेटा, cos 60 की वैल्यू 1/2, यहाँ -1। तो चेक कर लीजिए बेटा क्या बन रहा है ये हमारे पास। अगर आप ध्यान से देखें तो ये बन गया 2, ये -1 प्लस 1/2 -1, इट इज इक्वल टू 1/2। सो दिस इज योर आंसर बेटा, प्लीज नोट इट डाउन। एप्लीकेशंस, डॉट प्रोडक्ट की एप्लीकेशंस क्या हैं बेटा। पहली एप्लीकेशन है टू चेक वेदर टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर और नॉट। जो प्रॉपर्टी थी वही एप्लीकेशन बन गई। अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया तो हम कह देंगे ये दोनों परपेंडिकुलर हैं बेटा। जैसे ए बी बेटा, ए बी कहता है, एग्जाम्पल ली गई है यहाँ पर, फाइंड करिए बेटा। ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ ए इज परपेंडिकुलर टू बी।
करिए जरा वीडियो को पॉज और सॉल्व करिए बेटा। अगर ये वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो डॉट प्रोडक्ट हमारे पास क्या आएगा 0। डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, i के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट 8, j के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट -2, k के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट -2, a इक्वल टू 0। तो a कितना आ जाएगा बेटा 3, a की वैल्यू क्या आ गई है बेटा 3। इस तरीके से आप इन छोटे छोटे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। दो वेक्टर के बीच का एंगल बेटा, अगर वेक्टर्स i j k कैप में दिए हैं तो उनके बीच का एंगल कैसे फाइंड करेंगे, ये आएगा बेटा a डॉट b डिवाइड बाय ए बी। इसको आप लिख सकते हैं a बाय a को a कैप, b डिवाइड बाय b को b कैप बेटा। क्लियर है? तो ये cos थीटा है बेटा। फाइंड द एंगल फॉर दीज टू वेक्टर्स बेटा। फाइंड इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड करिए। क्या होगा बेटा cos थीटा a डॉट a 8 -3 प्लस 2 इंटू 0। ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ पर k नहीं है, यहाँ पर k नहीं है तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा 0। तो 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास 0। अगर आप नहीं लिखना चाहते तो आप इसे छोड़ सकते हैं। ओके। अब अगर हम देखें तो a की मैग्नीट्यूड क्या आएगी बेटा 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 बेटा, प्लस 2 का स्क्वायर 4। b की मैग्नीट्यूड क्या आएगी 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 बेटा। ये आ गया 5, ये आ गया 3 और ये आ गया बेटा 5। ओके, तो 5 से 5 कट जाएगा 1/3। तो थीटा एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स विल बी 1/3। यहीं पे इसकी एक एप्लीकेशन आती है बेटा जो आपको याद रखनी है, डायरेक्शन कोसाइंस। अगर हमें एक्स एक्सिस के साथ एंगल देखना है तो मैं क्या लिखूंगा, a वेक्टर डॉट i कैप डिवाइड बाय a। i की मैग्नीट्यूड क्या है 1, तो a डॉट i क्या होगा ax बाय a। सिमिलर वे में अगर y के साथ देखना है तो a y, यहाँ देखिए बीटा की जगह क्या आना था बेटा यहाँ पर y, a y डिवाइड बाय a। और z एक्सिस के साथ देखना है तो a z डिवाइड बाय a बेटा। ओके, दीज आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन। ब्यूटी क्या है इसकी कि इन तीनों का सम, इन तीनों के स्क्वायर का सम हमारे पास किसके बराबर है 1। कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 न्यूमेरिकल बनता है बेटा। जा तो डायरेक्ट पूछेगा कि भाई कॉस स्क्वायर अल्फा इनकी वैल्यू क्या है, जा फिर पूछ सकता है साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या है। कॉस स्क्वायर को लिखा जा सकता है 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर बीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा विल गिव यू 2। ये हमारे पास 2 आएगा। क्वेश्चन देखिए बेटा, बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। अगर आपको ये डायरेक्शन कोसाइन का फंडा क्लियर नहीं है या याद नहीं है तो आप पेपर में इस क्वेश्चन में धोखा खा सकते हैं। ध्यान से देखिए बेटा, सॉल्व करिए, अपना अपना आंसर मार्क कर लीजिए। पहले वीडियो को पॉज करिए, अपना अपना आंसर लिखिए, फिर इसको देखना है बेटा क्या बनेगा बेटा यहाँ पर। अब देखिए एक्स एक्सिस के साथ और वाई एक्सिस के साथ एंगल दे दिया है 60 डिग्री। अल्फा बीटा इक्वल टू 60 और गामा आपसे पूछा गया है, तो क्या होगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। कॉस 60 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। बहुत सारे बच्चे कहते हैं भाई x के साथ 60 है, y के साथ 60 है, z के साथ भी 60 होगा, वो 180 घूमता रहता है ना दिमाग में, तो y z के साथ भी 60 होगा। बट आप ध्यान से देखिए रिजल्ट क्या बनेगा। इन दोनों का सम हो गया है 1/2, तो cos स्क्वायर गामा इज 1 माइनस 1/2, दिस इज 1/2, तो cos गामा क्या है √1/2। तो गामा कितना आ गया बेटा अपने पास 45 डिग्री। गामा कितना आ गया बेटा अपने पास 45 डिग्री। ध्यान से देखिए बेटा, गामा कितना आ गया है 45 डिग्री, ये 60 नहीं आया है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे बेटा, थर्ड एप्लीकेशन है टू फाइंड द प्रोजेक्शन और कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर अलोंग अनदर वेक्टर। अगर ये हमारे पास वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो इसकी प्रोजेक्शन क्या होगी या कंपोनेंट, जिसके साथ थीटा एंगल बनता है उस तरफ होता है बेटा बी कॉस थीटा। तो b cos थीटा को क्या लिखा जा सकता है a डॉट बी डिवाइड बाई a। तो जिसके ऊपर हमने कंपोनेंट देखना है उसका यूनिट वेक्टर बेटा, और जिसका कंपोनेंट देखना है वो वेक्टर।
सिमिलर वे में क्या लिख सकते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो ऑन बी है तो बी का यूनिट वेक्टर जिसका लेना है वो ए वेक्टर। क्लियर है, ये इसकी मैग्नीट्यूड है बेटा बी कॉस थीटा। अगर हमें कंपोनेंट वेक्टर ऑफ बी अलोंग ए देखना हो, अगर हमें इसका कंपोनेंट वेक्टर लिखना है तो वेक्टर कैसे लिखेंगे, मैग्नीट्यूड कितनी है बी कॉस थीटा, डायरेक्शन क्या है ए क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है बेटा, ये हमारे पास क्या है मैग्नीट्यूड और ये क्या है डायरेक्शन, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा। क्लियर है। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वेक्टर। अगेन आई वांट टू रिमाइंड, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए बेटा चैनल को। वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट बेटा, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट बेटा, तो क्या बनेगा देखिए, ए क्रॉस बी डॉट प्रोडक्ट था वो स्केलर था, अब ये क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर है, तो जो रिजल्टेंट जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो ए क्रॉस बी इसको कैसे बोलते हैं बेटा, ए क्रॉस बी, इसकी मैग्नीट्यूड है ए बी साइन थीटा, डॉट प्रोडक्ट की क्या थी ए बी कॉस थीटा, बट इसकी डायरेक्शन नॉर्मल टू ए बी, दोनों के नॉर्मल होगी, इस बात का ध्यान रखना है। तो बेटा अगर ये हमारे पास दो वेक्टर हैं प्लेन में तो ए क्रॉस बी क्या होगा, बी के बी परपेंडिकुलर है बेटा यहाँ पर और ए के बी परपेंडिकुलर है, दोनों के ये परपेंडिकुलर होता है। कौन देता है बेटा इसकी डायरेक्शन, राइट हैंड थंब रूल और स्क्रू रूल देता है। बड़ा सिंपल है, ये बहुत अप्लाई होता है घर में, कभी भी अगर आपको कोई स्क्रू टाइट करना है या लूज करना है आप राइट हैंड थंब रूल लगाइए, तभी इसको स्क्रू रूल बोलते हैं बेटा। जो ज़्यादातर स्क्रू हैं वो राइट हैंड होते हैं, राइट हैंड से काम करते हैं, बट कुछ स्क्रू लेफ्ट हैंड से भी होते हैं तो उनको लेफ्ट हैंड स्क्रू बोलते हैं बेटा। राइट हैंड स्क्रू आप इस तरीके से घुमाएंगे तो स्क्रू इधर जाएगा, इस तरीके से घुमाएंगे तो स्क्रू बाहर आएगा। बॉटल का ढक्कन दे सकते हैं, स्क्रू खोलने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पता चले घर का कोई सामान खोल के रख दिया और कहेंगे फिजिक्स वाले सर ने कहा था, ऐसा नहीं है। आप ढक्कन देख सकते हैं बॉटल का, अगर आपको ढक्कन खोलना है तो आप उसे इस तरीके से घुमाएंगे, थंब ऊपर की तरफ होगा, टाइट करना है तो आप ऐसे टाइट करेंगे, थंब नीचे की तरफ होगा। ये थंब है, ये वेक्टर की डायरेक्शन देता है कि मोशन किस तरफ होगा। ए क्रॉस बी अपवर्ड है तो बी क्रॉस ए नीचे की तरफ होगा। आप देख सकते हैं ए की तरफ फिंगर्स ओपन करें राइट हैंड की, बी की तरफ कर्ल कर दें तो थंब आपको ए क्रॉस बी की डायरेक्शन देता है। क्लियर बात। यहीं पे एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आया हुआ है बेटा कंपटीशन में, कहता है ए डॉट ए क्रॉस बी क्या होगा, ए डॉट ए क्रॉस बी, शायद मैंने आगे डाला भी है, चलिए वहीं देख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। प्रॉपर्टीज, ए क्रॉस ए किसके बराबर होगा बेटा, जीरो वेक्टर, क्योंकि ये एक वेक्टर देगा, बट क्योंकि एंगल इनके बीच में एंगल कितना था बेटा थीटा जीरो, तो मैग्नीट्यूड क्या हो गई ए बी साइन थीटा, साइन जीरो क्या होता है जीरो, तो आई क्रॉस आई जीरो, जे क्रॉस जे जीरो, के क्रॉस के जीरो। अगर ये परपेंडिकुलर हैं तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी मैक्सिमम ए बी साइन 90, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी बेटा ए क्रॉस बी मैक्सिमम कब होता है एट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, कितना ए बी। आई क्रॉस जे होता है के, जे क्रॉस के होता है आई, के क्रॉस आई होता है बेटा जे। फिर वही थर्ड प्रॉपर्टी सेम है, अगर नंबर्स हो तो नंबर को आगे मल्टीप्लाई कर सकते हैं और आप इनका क्रॉस प्रोडक्ट ले सकते हैं। ये कम्यूटेटिव नहीं होता बेटा, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, बट मैग्नीट्यूड सेम है, सिर्फ डायरेक्शन बदलती है। एक और दो सॉरी ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, बट मैग्नीट्यूड सेम है। ओके आप देख सकते हैं दीज आर नेगेटिव वेक्टर्स। जे क्रॉस आई क्या हो जाए, आई क्रॉस जे था के, तो जे क्रॉस आई क्या होगा माइनस के। इसी तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। ये सर्कुलर लूप आप याद रख सकते हैं, आई को जे के साथ करेंगे तो प्लस आएगा, जे को के साथ तब भी प्लस आएगा, के को आई के साथ तब भी प्लस आएगा। बट जब आप ओपोजिट देखते हैं बेटा तो जे को आई के साथ नेगेटिव, आई को के साथ नेगेटिव, के को जे के साथ नेगेटिव आएगा बेटा। ओके दिमाग में बिठाइए बेटा इसे। ये डिस्ट्रीब्यूटिव है बेटा, जैसे हम सिंपल प्रोडक्ट करते थे वैसे ही ए को जो ब्रैकेट में है बी के साथ,
फिर सी के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कुछ बातें आपको याद रखनी है, एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए दोनों ऑपोजिट एंगल में है, तो एंगल हो गया 180 डिग्री। अगर कभी ये एक क्वेश्चन है बेटा, ये एक क्वेश्चन है, कहता ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए, ये कब हो सकता है? दिस इज ओनली व्हेन आइदर ए इज 0 और बी इज 0। ओनली व्हेन आइदर ए इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू 0। ये एक न्यूमेरिकल है, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में देखने को मिलता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू ए प्लस बी। ए प्लस बी उसी प्लेन में होता है जिसमें ए और बी है। ए क्रॉस बी उसके परपेंडिकुलर प्लेन में होता है जिधर हमारे पास ए और बी लाई करते हैं। क्लियर बात? ओके, आगे बढ़ेंगे बेटा। अब देखिए, अगर हमारे पास आई जे के की फॉर्म में है तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं बेटा? आप क्या करते हैं, ए और बी को इस फॉर्म में लिख लेंगे आई जे के, आई जे फिर से लिख लेंगे बेटा, इसीलिए मैंने इसको अलग कलर से बनाया है। क्या होगा बेटा, आई जो पहला वेक्टर है, फर्स्ट वेक्टर है ए, इसके कोफिशिएंट ऊपर आएंगे, सेकंड वेक्टर के कोफिशिएंट नीचे आएंगे। जब आप आई लिखेंगे बेटा तो हमने आई सिलेक्ट कर लिया, इस रो को छोड़ देंगे, तो नेक्स्ट दो रो ए वाई इंटू बी जेड माइनस ए जेड इंटू वी वाई। बात समझ में आई बेटा? क्या होगा, ध्यान से देखिए बेटा, जब आप आई लिखेंगे तो अगली दो रोज के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने यहाँ पर आपके लिए एक स्टेप और बढ़ा दिया। आई लिखा है तो अगले दो उठा लिए बेटा। जे लिखा, जब हमने जे लिखा तो अगले दो उठा लेंगे, जब के लिखा तो अगले दो उठा लेंगे। तो सिंपल वही प्रोसीजर फॉलो करना है। आई के लिए ए वाई बी जेड ए जेड वी वाई। जे के लिए बेटा, जे के लिए अगले दो ए जेड वी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड। आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ए जेड इसमें आप लिखेंगे ए जेड, फिर ये वाला, इसमें ये वाला, ये वाला, इसमें ये वाला बेटा, ये वाला। सेम वे में आपको सभी कोफिशिएंट्स लिख लेने हैं और आपका ये रिजल्ट बन जाएगा बेटा। एप्लीकेशंस क्या है बेटा? टू चेक वेदर टू वेक्टर्स आर पैरेलल और नॉट। अगर दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो उनके बीच का एंगल 0 डिग्री होगा, अगर एंटी पैरेलल होंगे तो 180। दोनों ही केस में साइन थीटा 0, थीटा और साइन थीटा 0 हो जाए 180, साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो हमारे पास मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 0। बट हमें ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर ये बाय चांस आ जाए तो हम कह देंगे कि या तो वेक्टर पैरेलल है या एंटी पैरेलल है। बट अगर हमें चेक करना है तो हमें ऐसे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वेक्टर पैरेलल होंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जब हम टाइप्स ऑफ वेक्टर कर रहे थे तब भी हमने इसकी बात की थी, ए वेक्टर इज इक्वल टू एम टाइम्स बी होगा। अगर वेक्टर एंटी पैरेलल होंगे तो ए विल बी इक्वल टू माइनस एम टाइम्स बी होगा, वेयर एम इज अ नंबर, एम इज अ पॉजिटिव नंबर। ये नेगेटिव हो गया तो एंटी पैरेलल है, अगर पॉजिटिव है तो पैरेलल है। तो इसकी एप्लीकेशन क्या है बेटा? अगर ये आई जे के की फॉर्म में दिए गए हैं तो इनके कोफिशिएंट की रेशो सेम होगी बेटा। कोफिशिएंट की रेशो एक नंबर के बराबर होगी। अगर वो पॉजिटिव नंबर है तो वेक्टर्स पैरेलल हैं, नेगेटिव नंबर है तो वो एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं बेटा। क्वेश्चन क्या है? इफ a इक्वल टू a इज दिस, b इज इक्वल टू दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड c इफ a इज पैरेलल टू b। इफ a इज पैरेलल टू b, करिए बेटा, वीडियो को पॉज करिए और सॉल्व करिए इसे। क्या आ रहा है बेटा? देखिए, अगर ये पैरेलल हैं तो कोफिशिएंट की रेशोस क्या होंगी? कोफिशिएंट्स की रेशो क्या होंगी बेटा? सेम होंगी। कोफिशिएंट्स की रेशो क्या होंगी? सेम। तो अगर आप पहले इन दोनों को देखते हैं तो क्या बनेगा बेटा? यहाँ से 2 इज इक्वल टू माइनस ए, तो a इक्वल टू -2। अगर आप इन दोनों को देखते हैं बेटा तो यहाँ से क्या बनेगा? 2 इज इक्वल टू 6/c, तो c इक्वल टू 3। तो इस तरीके से आप इनके आंसर देख सकते हैं बेटा। ओके, सभी क्वेश्चन आपको देखे देखे लगेंगे, आपने कभी ना कभी ये क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं बेटा। फिर आता है बेटा टू चेक वेदर 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर और नॉट। ये हमारे पास जो आप ऑप्टिक्स पढ़ते हैं, ऑप्टिक्स में जो रिफ्लेक्शन का फर्स्ट सेकंड लॉ है, जो लॉ है कि प्लेन में होते हैं, या फिर रिफ्रैक्शन का जो लॉ है, तो वहाँ पर भी आप इस तरीके से वेक्टर फॉर्म में उसे लिख पाते हैं। क्या है बेटा? क्योंकि अगर इनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया, इसका मतलब a परपेंडिकुलर टू b प्लस सी हमने लिख दिया। b प्लस सी अगर a के परपेंडिकुलर है तो a इज लाइंग इन द प्लेन ऑफ b एंड c। तो अगर आपको एक वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट
बाकी दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के साथ जब आप देखते हैं अगर वो 0 आ जाए, इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन लिया जा सकता है, तो वो हमारे पास क्या होंगे, कोप्लेंट है। इसको लिखने का तरीका ये भी होता है बेटा कि अगर दो वेक्टर का क्रॉस और तीसरे का डॉट, इसको लिखने का एक तरीका ये भी रहता है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। इस क्वेश्चन के बारे में मैं आपसे बात कर रहा था, काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे इसे गलत कर देते हैं, बट बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा बेटा, मार्क करिए, फटाफट से सोचिए, ध्यान से देखिए बेटा ब्यूटीफुली। बी डॉट ए क्रॉस बी है। ए क्रॉस बी क्या होता है बेटा, ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू बी, ये बी के परपेंडिकुलर है, तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। ए क्रॉस बी एक अनदर वेक्टर होगा जो बी के परपेंडिकुलर है, तो बी के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0। तो ब्यूटीफुल आंसर इज 0। क्लियर बेटा। लास्ट एप्लीकेशन है बेटा, थर्ड एप्लीकेशन, टू फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। कहता है जो दो वेक्टर हमारे पास टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट कर रही हैं, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट गिव्स द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अगर दो साइड्स हमारे पास एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट करती हैं, तो उसका जो क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड है वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देगा। कैसे बेटा, यहाँ मैंने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ की है बेटा, आप देख सकते हैं, ये इसका परपेंडिकुलर हो गया। अगर ये एंगल थीटा है, ये परपेंडिकुलर है, तो h की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी बेटा, b साइन थीटा, क्योंकि ये वाला कंपोनेंट होगा कॉस थीटा और परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है साइन थीटा बेटा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, बेस इंटू परपेंडिकुलर, तो वो क्या हो गया, a इंटू एच, एच क्या है b साइन थीटा, तो ये हो गया बेटा a क्रॉस b। तो अगर ट्राइंगल का एरिया हाफ a क्रॉस b है, तो पैरेललोग्राम का क्या होगा, इसका डबल, तो पैरेललोग्राम का एरिया है a क्रॉस b। ओके, नाउ फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम व्हेन एडजेसेंट साइड्स आर गिवन बाय द वेक्टर्स। अगर ये वेक्टर्स हैं तो इसका एरिया क्या होगा बेटा, ये आपको फाइंड करना है। ध्यान से देखिए बेटा, ये मैं करके दिखाता हूँ आप लोगों को। a क्रॉस b मैंने आपको लिखना सिखाया था, i j k i j। क्या होगा बेटा, पहले फर्स्ट वेक्टर के कोफिशिएंट्स 1 2 3 1 2 2 -3 1 2 -3 बेटा। अगर आप ध्यान से देखें तो i बेटा, जैसे ही मैंने i को अज्यूम किया तो मैंने अगले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, तो क्या आएगा 2 -9 बेटा। फिर हमारे पास प्लस j है बेटा, प्लस j माना तो 3 इंटू टू बेटा 6 -1। फिर हमने k मान लिया बेटा, k मानेंगे तो क्या आएगा बेटा, 1 इंटू -3 -4, तो ये क्या बन गया बेटा, ये बन गया है हमारे पास 11i प्लस 5j -7k बेटा। दिस इज a क्रॉस b। तो a क्रॉस b की मैग्नीट्यूड क्या होगी बेटा, a क्रॉस b की मैग्नीट्यूड क्या है, दिस इज 121 25 प्लस 49 बेटा। क्या बनेगा, ऐड कर दीजिए बेटा इन सबको, 46 प्लस 50 196, एक कम कर देंगे, रूट 195, तो ये क्या आ रहा है बेटा, रूट 195 आ रहा है बेटा। दिस इज द आंसर। क्लियर है बेटा। तो ये था हमारे पास चैप्टर वेक्टर बेटा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें बेटा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू बेटा, बाय बाय।